लिटरली बता रहा हूं, अब इसमें से जो मेरे इस वर्ड को समझ पाएगा वो सेकंड अटेम्प्ट में बोलेगा हाँ सर, यहां से 20-30 मार्क भी मैंने बढ़ाए तो वो इसलिए बढ़ाए क्योंकि एक सब्जेक्ट इनको पटक के मार रहा होता है, एक सब्जेक्ट इनको पटक के मार रहा होता है, अच्छे से मार रहा होता है। जो ये तीसरा क्लास होता है, ये किताब भाई मार्केट में बहुत फेमस है, इसको मैं फॉलो करूंगा, इसको लगाऊंगा। गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे, जल्दी से आ जाइए क्लास में। ठीक है, तो आज करने का मेन पर्पस यही है, ठीक है, कि आप सभी लोगों ने एक जंग लड़ी है, ठीक है, बहुत मेहनत करी है और मेरे को वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो मैं छोटा सा एक डिस्कशन रखना चाहता हूं आज। सचिन सर मोस्ट प्रोबेबली शायद जेई वाला चैनल पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा पहला प्रायोरिटी आप ही थे। मैंने बोला कि नहीं, सबसे पहले मैं अपने बैच के बच्चों से बात करना चाहता हूं, भले ही वो लक्ष्य के हो, इसके बाद मैं लक्ष्य वाले बच्चों से भी बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे पहले आप लोगों को सुनना है और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी गई थी। ठीक है, वो मंजिल बैच के भी स्टूडेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए भी किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप ही लोगों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं। ठीक है, यस, आप सभी लोग पिछले साल भी पेपर देके आए थे। ठीक है, कुछ गलतियां रही होंगी, कुछ सुधारी होंगी, कुछ मेहनत करी होगी, कहीं जगह पर हार गए होंगे। ठीक है, फिर लड़े होंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट आप सभी लोगों का यहां पर खत्म होता है। ठीक है, तो अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है। कई बच्चों के शायद उदासी सी होगी कि यार कि सर अच्छा नहीं हुआ, सर मैं कर सकता था और बेटर, ये मेरे को आता था, मैं रिवाइज नहीं कर पाया। कई सारी कमियां आप सभी लोगों ने अपने अंदर देखी होंगी। ठीक है, यस, आते आते। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को यहां से बोलूंगा कि ये कॉमा है। ठीक है, ये जर्नी का एक कॉमा है। अब कुछ दिन का आप सभी लोग रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को शांत करेंगे, ज्यादा इंटरनेट का यूसेज नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है ये स्वाभाविक है कि आप लोग देखेंगे कि आपको इस रैंक पे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, और कितनी परसेंटाइल बनेगी, आप सभी लोगों के अंदर ये आ रहा होगा। और एक बार थम्स अप कर देना जिन बच्चों ने इस चीज के ऊपर सर्च कर करके कई घंटे लगा भी दिए। ठीक है, क्योंकि देखो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उससे पहले की कुछ डिस्ट्रैक्शन थी, अब सेकेंड अटेम्प्ट से पहले भी कुछ अलग डिस्ट्रैक्शंस हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यस, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वेरी गुड, क्योंकि अभी जर्नी खत्म ही नहीं हुई है, अभी तो एक और चैप्टर इसमें बाकी है, बल्कि अभी 2 चैप्टर बाकी है। ठीक है, और ये वाली जो जर्नी है दिस इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले में आप सभी लोगों ने जिन जिन लोगों ने रिवाइज करके गए थे, ठीक है, क्या आप लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिला? मैं आपको कह रहा था कि बेटा आपके लिए टाइम कम है, आप बहुत परेशान होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन समय पर सिलेबस खत्म करके आप लोगों ने रिवाइज किया। ठीक है, और अगर आप रिवीजन के साथ, मॉक टेस्ट के साथ अगर आप गए तो क्या आप लोगों ने थोड़ा सा पाया कि हाँ यार वो मेथडोलॉजी ही हमें करनी थी और उससे क्या बेनिफिट मिला? यस, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। आप में से कई सारे बच्चे थे जिनका बैकलॉग नहीं था, तो उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट पता लगा होगा, है ना? वेरी गुड। ठीक है, जितना भी कर पाए, देखो अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, मैं आपको यहीं पर बताने के लिए आया हूं आज। ठीक है, आप लोग कई दिन से हमारे साथ कनेक्ट में नहीं थे और हम भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। रियलिटी बात यह है कि मैं भी एग्जाम पॉइंट पर आके आपको कोई और चीज के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि हो सकता है आप किसी और तरीके से सोच रहे हो और वो सोचना सही हो या गलत हो, लेकिन उसको चेंज नहीं करना, लास्ट मोमेंट में कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए बच्चे के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीज खत्म होती है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो सबकी अपनी अपनी कमियां हैं, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज एनालिसिस। मैं कोई देखो मैं बिलीव नहीं करता कि मैं आपको ये बताऊं कि देखो यार ये भी सवाल क्वेश्चन कॉपी से आया, ये भी सवाल कॉपी से आया, ये भी सवाल कॉपी से आया। मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस अपने कंटेंट पर वो है कि जब मेरा बच्चा सिलेक्ट होता है और अगर उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, डेफिनेटली मेरे लिए उससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एनालिसिस तो फिर क्या रही हमारे पास? मैं हमेशा क्रूड सेंस में ही हमेशा कंपटीशन को लेता हूं कि यार बेसिकली हमें क्या लड़वाया जा रहा है और उधर हमारे पास क्या सोच होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हमारे लिए अब मैं आप सभी लोगों से, ठीक है, मैं आप सभी लोगों से, नहीं डजंट मैटर कि वो कॉपी से आया नहीं है, देखो मैं हूं या कोई भी टीचर हो, ठीक है, वो अगर अपने सिलेबस को ढंग से पढ़ाएगा डेफिनेटली वहां से चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, इसमें कोई भी बोस्ट वाली बात नहीं है मेरी तरफ से। मैंने अपना काम अच्छे से करने की कोशिश करी है पूरे साल, आप लोगों ने प्यार दिया है, आप लोगों ने सपोर्ट किया है, तो मेरा बस ये रहा है कि भाई कि मैं कभी भी क्लास में आऊं तो अच्छे से आप लोगों को तैयारी करवाने के लिए झोंकूं कि भैया ये हम लोगों ने प्लान किया है तो उसको करना है। ठीक है, अब वो आपकी एनालिसिस है। अब देखो कई बच्चों के लिए होगा कि यार ये तो कॉपी से था, मैं फिर भी गलत कर रहा है। अब हमें वही चीज सीखनी है कि ये चीज आगे ना हो। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से एक टेंटेटिव स्कोर आप सभी लोगों का पूछूंगा। ठीक है, मैं ये किसी को भी डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। देखो जो चीज हो चुकी है
आपने पेपर दे दिया, गलतियां हो गई सर, मार्क्स कम हो गए या मार्क्स बढ़ गए सर, मैंने 2 तुक्के मार दिए, दोनों सही हो गए, जो भी है, ठीक है, अब वो पास्ट हो चुका है। बात है कि हम लोग अपने पास्ट को कितना बैगेज लेके चलें या उससे कितना सीख के चलें, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं इसको 4 कैटेगरीज में ब्रेक करा है, 80 से बिलो। मैंने 80 का मार्क इसलिए लिया, ठीक है, अब कई फैकल्टीज उसको 90 ले सकते हैं, कोई 100, कोई 60 भी ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 80 बिलो मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो पेपर का लेवल था, अगर मैं फिजिक्स की ही अगर आपकी बात करूं या केमिस्ट्री, मैथ्स को मैं फॉर द टाइमिंग छोड़ देता हूं क्योंकि कई बच्चों का मैथ्स का पेन पॉइंट रहता है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपने तमीज से क्वेश्चन किए होते तो आई थिंक आप 80 का स्कोर बहुत आसानी से इस बार ले जाते, बहुत आसानी से, ठीक है। फिजिक्स में आपके 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन अगर आपने ओवरऑल विदाउट नेगेटिव मार्किंग करे हैं, ठीक है, तब भी आप आसानी से इसको स्कोर कर सकते थे। 80 to 140 ये जनरल स्कोर मैंने रखा है कि जहां पर बच्चा अटक जाता है एक बार, क्योंकि कुछ नेगेटिव वो 180 170 के आसपास जनरली बच्चा अटेम्प्ट मारता है, कुछ नेगेटिव होती तो इस रेंज में आके गिरता है। फिर होते हैं 140 to 250, जो कुछ कुछ चीजों पर और पॉलिश करें तो और इंप्रूव कर सकते हैं, और कुछ है हमारे पास 250 प्लस, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपरली टाइम दे देता हूं, ठीक है। आप सभी लोग अपने हिसाब से जो आपको लगता है, देखो अभी कोई आंसर की तो बाहर है नहीं, कोई एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड हम लोगों ने डिस्कशंस भी किए, तो कुछ टेंटेटिव आपको पता लग गया होगा कि यार ये सवाल मेरे अप्रोक्सीमेटली सही है, कोई एग्जैक्ट स्कोर नहीं है, टेंटेटिव, मैंने इसलिए लिखा है टेंटेटिव, जो आपको अंदाजा लग रहा है कि सर इसी की रेंज में मैं आसपास कहीं ना कहीं हूंगा, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। अब कोई बोले कि सर मेरे तो एग्जैक्टली 140 आ रहे, तो आप दोनों की स्ट्रेटेजी को सुनिएगा क्योंकि आपको रेंज पकड़नी है। अब ये नहीं कि सर मेरे तो 140 आ रहे, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, जिस भी रेंज में आप अपने आप को मान सकते हैं आप उस उधर मानिएगा, ठीक है। और बात है कि इन मार्क्स की स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो 80 मार्क वाले बच्चे को क्या करना है और 250 मार्क प्लस वाले बच्चे को क्या करना है, वो दोनों में डिफरेंस है। तो बस बात यह है कि आपको अपने लेवल को इंक्रीज करना है, वो चीज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आइए सर, एक क्वेश्चन में रेसिप्रोकल नहीं लिया, आते हैं, ठीक है, कोई नहीं बेटा, गलतियां होती हैं यार, ठीक है। अच्छा, किन किन को, वैसे तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये मैंने आपको पढ़ाते समय भी कई बार बोला होगा कि कई बार आते हुए क्वेश्चन जब खराब हो जाते हैं ना, एग्जाम के बाद आके उसकी जो इरिटेशन है, अब ये चीज बिलीव करनी है आपको, सो दैट आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार हो। अब यहां से जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सारे सेकंड अटेम्प्ट के टारगेटेड, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट जो होना था हो गया, बस यहां से हम लोग इससे आगे अब सेकंड अटेम्प्ट की ही तैयारी पर जा रहे हैं, ठीक है। किस किस को वो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है कि मन कर रहा है अपना ही मुंह तोड़ लूं मैं, हो रही है। और मैं अगर आपसे पोल करवा लूं ना, इसमें 99% बच्चे होंगे जिनसे अपनी गलतियां हुई होंगी, 99%, क्योंकि सबसे होती, ठीक है। अब बात आती है कि क्या आप उस गलतियों को पकड़ करके रोएं या फिर उन गलतियों से सीखें, ठीक है। यस, सिली मिस्टेक्स विल ऑलवेज बी देयर बेटा, ठीक है, हाँ, लेकिन यस सर उसको इंप्रूव कैसे करना है, कैसे हम लोग उस पर एनालाइज करें, ये बात आती है, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक आप सभी लोगों का मैं कोई भी ऑप्शन मार्क कर देता हूं, एक बार मेरे को परसेंटेज देखना है बच्चे कहां लाए कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो मैं कह रहा था ना, मेजॉरिटी बच्चा यहीं पे गिरता है, ठीक है, मेजॉरिटी बच्चा इस रेंज में ही गिरेगा, ठीक है। और हमारे पास बहुत ही कम बच्चे हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा बच्चा भी है, ठीक है, जिसके 250 प्लस बहुत अच्छा स्कोर अभी टेंटेटिव उसका है, ठीक है। उससे भी अगर जब स्कोर आएगा तब हम लोग उससे भी बात करवाएंगे और आपको भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। और ये वाला रेंज ही सबसे ज्यादा है, ठीक है। यस, आइए आइए आइए, तो अब देखो भाई, ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीजें, ठीक है। डी वाले देखो 250 मार्क्स प्लस करना है टफ भाई, ठीक है। आपके तीनों सब्जेक्ट जब स्ट्रांग होंगे, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अब देख लीजिएगा कि कितना आपके साथ सेट होता है, ठीक है। ये वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक सब्जेक्ट उनके होल्ड में होता है, सब्जेक्ट 1 इनका होल्ड में होता है, इनको ये लगता है, होल्ड कहने का मतलब कि इनको लगता है कि यार ये तो मैं कर ले जाता हूं, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, लगता है। जो उसके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें इसको हमेशा डाउट रहता है, सर ये वाली चीज नहीं आ रही, वो वाली चीज नहीं आ रही, भले वो केमिस्ट्री फिजिक्स हो, भले वो मैथ्स फिजिक्स हो, एक सब्जेक्ट में उसको रहेगा कि यार ये चीज मेरे को थोड़ी थोड़ी सी अच्छी लग रही है, 2 सब्जेक्ट खराब हो रहे हैं, वो इस रेंज में जाते हैं। जो ये वाले सब्जेक्ट होते, ये वाले स्टूडेंट्स होते हैं, इनके 2 सब्जेक्ट्स होल्ड में होते हैं
और जनरली बच्चा 3 सब्जेक्ट की जब तैयारी करता है 2 सब्जेक्ट होल्ड में ले लेता है। होल्ड कहने का मतलब ये नहीं कि 100%, नो नो नो, दैट मीन्स इंटरेस्ट। इनकी अगर आप बात करोगे, इनके 2 सब्जेक्ट होल्ड में होंगे, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री होंगे, या तो मैथ्स फिजिक्स होंगे, या केमिस्ट्री मैथ्स होंगे। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन इनके होल्ड में होता है जहां पर ये स्कोर कर ले रहे हैं। एक सब्जेक्ट इनको पटक के मार रहा होता है, एक सब्जेक्ट इनको पटक के मार रहा होता है, अच्छे से मार रहा होता है। जो ये तीसरा क्लास होता है, इनके तीनों सब्जेक्ट होल्ड में होते, ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट होल्ड में होने के बाद 2 सब्जेक्ट अच्छे से होल्ड में होते हैं, गुड कमांड होती है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट सो थोड़ा सा और बेटर करने की इनकी उम्मीद होती है, लेकिन हो नहीं पाता है, ठीक है। और ये वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनके तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं। अब जब हम लोग स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे थे ना, तो आपको मैं क्या बोलता था, ध्यान से सुनिएगा, ये टेंटेटिव मैं बता रहा हूं। देखो यार, ये मैंने एक्सपीरियंस से पाया कि कौन सा बच्चा किस रेंज में जा रहा है और उसका कौन कौन से सब्जेक्ट वीक आ रहे हैं। तो ये मेरे को अंदाजे से पता लग जाता है। यहां पर क्या है कि इसके तीनों सब्जेक्ट या तो वीक है, या फिर एक सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा है, 2 सब्जेक्ट में बिल्कुल डब्बा गोल हो रखा है, ऐसा है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से आपको क्या कहता था कि भाई, एक समय होता है जब आप अपनी वीकनेस पर काम करते हो, और एक समय होता है जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको जो आता है, बस आप उसी को ऊपर अगर अपनी एनर्जी लगाएंगे तो वो ज्यादा बेटर है। बच्चे आखिरी मोमेंट में क्या करते हैं, मैथ्स के कुछ नई चीजें सीख लेता हूं, या फिजिक्स मैंने नहीं पढ़ी है, मैं ये नए फॉर्मूले या नई चीजें कर लेता हूं, वहां पर नेगेटिव मार्किंग इंक्रीज करा लेते हैं, और जो उनका पोटेंशियल होता है उससे भी नीचे चले जाते हैं, ठीक है। अब आपको अपना फरवरी का मंथ, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। अब आपका जो फरवरी का मंथ है, ये अब आप काम करेंगे अपने वीकनेस पर। मुझे पता है, जैसे अगर आप रिवीजन भी करेंगे तो सबसे पहले आपका रिवीजन आएगा, यार मेरे को जो आता है ना, पहले मैं उसको रिवाइज कर लेता हूं, कहीं मैं उसको भूल तो नहीं गया, ये आएगा। लेकिन आपको फिर करना है, यार अगर मेरे को जो आता है मैं उसी को ही पढ़ता चला जाऊंगा तो मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे। आपको अपनी वीकनेस पर काम करना है। वीकनेस कहने का मतलब जो नहीं आता, जिसको भी आपने छोड़ा है, बैकलॉग हो आपका या इवन पूरा सब्जेक्ट हो, ये भूल कर भी मत करना कि यार आपने एक पार्ट को बिल्कुल ही छोड़ दिया। कई बच्चे रोटेशन से डरते थे, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो मैं तुम्हें कह रहा था ना यार, इतना तो सीख के जाओ कि कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल ले जाए। यस, अब जिसने ये चीज बना लिया रोटेशन तो टफ होता है, मैं क्यों ही पढ़ूं उसको, तो उसके भाई 4 मार्क ऐसे ही उड़ गए। और यही थॉट प्रोसेस अगर आपने मैथ्स में भी लगानी स्टार्ट कर दी तो आप कभी अपने मार्क्स को ग्रो नहीं करा पाएंगे। आपको क्या करना है कि मैथ्स में भी कुछ इजी पार्ट आपको लगते होंगे, सबका इजी अलग अलग है, जो आपको इजी लगते हैं एटलीस्ट वो आपको करने चाहिए। जो आपको लगता है यार ये तो मीडियम है, मैं थोड़ा बहुत मेहनत करता हूं, टीचर की हेल्प लगती है, सोल्यूशन देखने पड़ते हैं, वीडियो सोल्यूशंस की जरूरत पड़ती है, मैं कर ले जाता हूं, वो भी आपको करने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो भाई बिल्कुल ही मेरे को नहीं याद होता है, नहीं समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल आ जाएगा, जैसे 2 सवाल आ जाएंगे, उसको मैं छोड़ दूंगा, नेगेटिव नहीं खाऊंगा। लेकिन जो चीज मैं तैयार करूं एटलीस्ट उसमें से अगर इजी और मीडियम पार्ट आ रहा है तो मेरे को वो करना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास फरवरी का मंथ आपका पूरा वीकनेस पर जाएगा। जो आपने नहीं पढ़ा है या नहीं आता है, मुझे पता है बहुत एनर्जी लगेगी, लिटरली बता रहा हूं। अब इसमें से जो मेरे इस वर्ड को समझ पाएगा वो सेकंड अटेम्प्ट में बोलेगा हाँ सर, यहां से 20-30 मार्क भी मैंने बढ़ाए तो वो इसलिए बढ़ाए क्योंकि मैंने नई चीजें पढ़ी और नई चीजों पर अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। कई बच्चे ना उसकी इरिटेशन होगी क्योंकि जेईई मेंस में थोड़ा सा मार्क्स बिगड़ा और अब इनको है कि यार मार्क्स बढ़ाने के लिए जो मुझे आता है मैं वो पढ़ूं, और एग्जाम से पहले क्या करते हैं, कुछ नया पढ़ लेंगे। मत करना। फरवरी में आप पूरी जान लगा दीजिए, जो आपने नहीं पढ़ा या जो आपका छूट गया उस पर लगाइए। भले ही दुनिया कितनी आगे निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो तो आते आते चीजों को रिवाइज करता जा रहा है, स्कोर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो आती हैं चीजें आप भूल भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्च का टाइम आपका रहेगा अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना। मार्च में आप अपने स्ट्रेंथ पर काम करेंगे। स्ट्रेंथ मतलब रिवीजन मोड फिर से स्टार्ट होगी, और इस बार की रिवीजन आपकी जल्दी होएगी। अगर आपने जेईई मेंस 1 से पहले अगर आपने आपको टारगेट पर, अपने मैक्सिमम आउटपुट पर, मैं जो बोल रहा था बार बार कि अचीव करिए, अगर आपने वो करा है तो जो वहां पर 20 दिन लगे हैं, यहां पर 10 दिन के अंदर ही आपका पूरा रिवीजन होने वाला है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप चीज भूल रहे हैं, वो समय के साथ सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। अभी हमारे पास इतना समय है, ठीक है। अब बात आती है कि यहां से आगे क्या करना है और एनालिसिस क्या है।
देखिए ये मेरी एनालिसिस है और एक टीचर की एनालिसिस एक स्टूडेंट के एनालिसिस से थोड़ी डिफर कर सकती है। उसका मात्र रीजन ये है क्योंकि मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे कुछ क्वेश्चन देखने के बाद लगता है यार ये तो हो जाने चाहिए थे। हो सकता है वो बच्चे के लिए वैसा परसेप्शन ना रखते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फिजिक्स का पेपर मेजॉरिटी इजी था, ठीक है। मेजॉरिटी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि जो आप आसानी से, अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से सुना है, लेक्चर्स के ऊपर अगर आपने क्वेश्चन करे हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस यार आपके इजी कैटेगरी में ही थे, इजी कैटेगरी में ही थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। हम लोगों ने क्या क्या नहीं करा है, ठीक है। कई बार हम लोग टीचर्स भी आपस में डिस्कस कर रहे थे, मैं कह रहा था यार कि कहीं अब टीचर कम्युनिटी को भी शायद ये चीज सोचनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये बात बाहर जाती है तो मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों का लोड कम किया जाए, ठीक है। जेई मेंस मैं तो हमेशा कहता हूं भाई कि रेलिवेंट पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। जबरदस्ती की चीजें आउट ऑफ ये दिखाने के लिए कि मैं अच्छा करा सकता हूं, मैं नहीं करता हूं, ठीक है। आपका स्ट्रेस, बच्चे को कम से कम स्ट्रेस में एक एग्जाम जो डिमांड कर रहा है वो दिया जाए। मेजॉरिटी सवाल इजी आ रहे हैं, फॉर्मुला बेस्ड आ रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को बहुत डेप्थ में समझाइए कि बच्चे का एक थॉट प्रोसेस बिल्ड हो, और आपको भी वही करना चाहिए। जबरदस्ती अपने आप को कॉम्प्लिकेट मत करिए। सर एडवांस में तो टफ आएगा, उसकी बात आएगी ना जब, अभी जेई में फोड़ो अभी अपने आप यहीं से अब एडवांस की तैयारी स्टार्ट होगी। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना था, अपने बेसिक चीजों को ध्यान रखना था। और मैं इसके बाद कह रहा हूं कि फिर क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे। टफ कैटेगरी में ये पेपर नहीं था, फिजिक्स का तो नहीं था। मैं मैथ्स और केमिस्ट्री के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को उसकी कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हर शिफ्ट में हो सकता हो, या तो थोड़े कैलकुलेटिव हो, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, हमें सारे क्वेश्चन तो नहीं मिले, 22-23 के आसपास क्वेश्चन मिल रहे, एक आध क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपके मेजॉरिटी पेपर इजी है तो आपका टेम्परामेंट इतना आसान हो जाता है कि यार चलो कोई नहीं, अगर ये क्वेश्चन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एवरेज स्कोरिंग विल इंक्रीज, अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। एवरेज स्कोरिंग विल इंक्रीज, इससे कई बच्चे अब डरेंगे। कौन से कैटेगरी के डरेंगे मैं बता देता हूं, ये वालों को अब अंदर डर रहेगा, यार सभी लोग स्कोर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, भले ही मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, परसेंटाइल तो डाउन हो जाएगी। इससे अब आपको नेगेटिव नहीं लेना है। बात है कि पेपर आसान आया, सबने परफॉर्म किया, सबने अच्छे मार्क्स स्कोर करे, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा कॉम्पिटिटिव यहां पर इस फ्रंट पर होगा, ठीक है। तो एवरेज स्कोरिंग आपकी इंक्रीज होने वाली है। जो पिछले साल 120 मार्क्स पे अराउंड 96 परसेंटाइल के आसपास, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन मुझे अंदाजा है कि 120 मार्क्स के आसपास 96 परसेंटाइल का रेशियो था। हो सकता है वो 130-140 पर भी पहुंच जाए, क्योंकि इस बार बच्चे फिजिक्स और इस बार मैथ्स का भी थोड़ा सा आसान पार्ट होने की वजह से स्कोरिंग हो सकता है ऊपर जाए, ठीक है। स्टूडेंट विद बेटर प्रिपरेशन इन मैथ्स विल डेफिनेटली गेट एडवांटेज। अब कई बच्चों को यहां जलन होने लगेगी, अरे ऐसा क्यों? अरे भाई आप सभी लोग एक पेपर में क्या स्कोर कर रहे हैं उसी के हिसाब से होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री आपके एक मार्क्स पर आप सैचुरेटेड आउट हो, हर बच्चा सैचुरेटेड। अब जिसने मैथ्स को अच्छा कर रखा है वो आपसे डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके बराबर पहुंच रहा है, सैचुरेटेड है, इजी है, तो सभी लोग बराबर आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। मैथ्स टफ थी आपके लिए, आपने मैथ्स नहीं करी, उसके लिए आसान थी, उसने कर दी, तो वो डेफिनेटली लेवरेज लेके चला जाएगा। तो जिन बच्चों का मैं अब देखो सर मेरी मैथ्स स्ट्रांग थी लेकिन मैं तो पीछे रह गया, अरे तू फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो करके आना, पहले उनके लिए बराबर कर, और तेरा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन अच्छा है तभी तो तू लेवरेज पाएगा ना। तू मैथ्स में स्कोर कर रहा है और ये फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर कर रहे हैं, तो तू पीछे ही रह जाएगा। तेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री उठानी पड़ेगी और तब तू अपने मैथ्स का लेवरेज लेके आ पाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मैथ्स का एक फ्रंट आपके लिए ओपन हुआ है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आर मेजॉरिटी फ्रॉम द नोट्स ऑफ एवरी टीचर। कई सारे टीचरों से मेरी बात हुई, सभी ने ये बात बोली कि यार कि हमें बच्चे को कम से कम लोड में तैयारी करवानी है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि यार कि एनटी की ये पहल की जेईई मेंस को नीचे कर दिया, ये सही है या गलत, मैं उस पर कमेंट करने की ना ही मेरी अथॉरिटी है ना ही मेरी कैपेसिटी है। लेकिन मैं ये बात बोलूंगा कि अगर आपने सिर्फ बेसिक तैयारी भी करी है तो आप एटलीस्ट स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आप एटलीस्ट स्कोर कर सकते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट एडवांटेज कि आप स्ट्रेस फ्री तैयारी करिए। अभी भी आपके पास जो टाइम है उसमें आप स्ट्रेस फ्री तैयारी करिए कि यार कि मेरे को जो चीज पूछी जा रही है वो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, आसान चीजें हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस, स्पीड और एक्यूरेसी मेरे को चाहिए, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट विल बी कंपैरेटिवली टफ। अब ये कंपैरेटिवली टफ क्या सर क्वेश्चन के लेवल पर होगा या फिर किस लेवल पर होगा, मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट आपके स्कोरिंग लेवल पर भी इंपैक्ट करेगा,
ठीक है, क्योंकि अब बच्चों को टाइम मिलता है हमेशा। सेकंड अटेम्प्ट अगर आप देखें, फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट तक बच्चों को एक बार झटका भी लग जाता है और फिर टाइम भी मिलता है 1.5-2 महीने का। तो अब यहां पर जिनका कुछ का बैकलॉग था, कुछ का रिवीजन था, कुछ का डीपीपी था, ठीक है, वो सारे बच्चे एक फ्रंट पर आ जाते हैं, तैयारी लेवल पर सब लोग एक बराबर लेवल पर आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है आपको स्कोर करने में, ठीक है, और या परसेंटाइल गेन करने में। तो ये एनालिसिस थी, क्लियर, ठीक है, क्योंकि सब लोग अब तैयारी करके सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में कईयों की रिवीजन नहीं थी, कईयों का मॉक टेस्ट नहीं लगाया था। सेकंड अटेम्प्ट तक मेजॉरिटी हर बच्चा इस करिकुलम को फॉलो कर चुका होता है। बहुत ही कम बच्चा होता है जिसका अभी भी कुछ छूट गया होता है, लेकिन मेजॉरिटी कर ले जाता है। तो अब बात यह है कि सभी के पास नॉलेज है और अब एग्जाम में सभी को स्कोर करना है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ हाँ, सेकंड अटेम्प्ट थोड़ा सा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, मैं मानता हूं कि हर बार अगर देखा जाए तो सेकंड अटेम्प्ट थोड़ा सा होता है, टफ एंड कह सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन यस फर्स्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में टफ है। लेकिन दिक्कत यह है कि बच्चे भी स्कोर करना स्टार्ट करते हैं, क्लियर, बच्चे भी स्कोर करना यहां पर स्टार्ट करते, ठीक है। यस, आइए अब देखो, डर लग रहा है। देखो यार, मैं पहले उनके लिए बात करूंगा जो अपने लिए मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, फिर उनके लिए बात करूंगा जो नहीं करना चाहते। व्हाट टू डू नाउ, डोंट थिंक ऑफ कट ऑफ नाउ, बिल्कुल कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, ठीक है, दिस इज अ ट्रैप, और समझदार को इशारा ही काफी है। जो बच्चा इसमें है कि यार मेरा एडवांस हो गया है, मैं एडवांस की तैयारी करूं या जेईई मेंस की तैयारी करूं, आप दोनों की तैयारी करेंगे, कोई इफ एंड बट नहीं है। सेकेंड अटेम्प्ट के बाद आप प्रॉपरली एडवांस में अच्छे क्वेश्चंस की, भले टाइम लगे, देखो एडवांस की प्रिपरेशन और जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी मैं आपको बता देता हूं, कई बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है, और ये मिसकंसेप्शन मार्केट में चल रहा है, इसीलिए बच्चों को स्ट्रेस भी होता है। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि भाई कोई टफ क्वेश्चन है ना तो वो एडवांस है, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको जेईई मेंस पे भी कई ऐसे टफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपके एडवांस की एनालिसिस क्या है कि टू दी बेसिक्स आपको पूछा जा रहा है, मिक्सचर ऑफ दी कंसेप्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, और मिक्सचर ऑफ दी कंसेप्ट्स भी आपके सिलेबस रेलिवेंट है। आप ओलंपियाड का एक टफ क्वेश्चन उठा करके कहते हैं भाई ये तो एडवांस के सारे क्वेश्चन हो गए, नहीं है भाई, ओलंपियाड का लेवल अलग है, जेईई एडवांस का लेवल अलग है, जेईई मेंस का लेवल अलग है। आप सिर्फ ये नहीं सोचेंगे यार कि मैं टफ क्वेश्चन लगा रहा हूं तो मेरी एडवांस की तैयारी हो रही है, नहीं भैया, आप अपने क्वेश्चन को बेसिक हर फ्रंट पर से उठा सकते हैं, या जो मॉडिफिकेशंस क्वेश्चंस में हो रही हैं उनको आप समझ पा रहे हैं कि यार इसके वेरिएशन से ये इंपैक्ट होता है, ये इक्वेशन लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। जब आप ये चीजें सोच रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। जेईई मेंस में इतनी एनालिसिस नहीं है, जेईई मेंस में आपके क्वेश्चन टू द पॉइंट आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में अभी कुछ नहीं सोचना है, बट एवर इट विल बी अवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अवर स्पिरिट्स हाई एंड कीप वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ अटेनिंग अवर मैक्सिमम। हमारा सिर्फ कार्य यह है कि अब यहां से हम लोग दोनों की तैयारी करें, दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। अब डिफिकल्टी क्या है, दोनों की तैयारी करना, एडवांस की भी तैयारी और जेईई मेंस की भी तैयारी अब प्रॉपरली आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्दो हम लोगों ने बैचेस में भी एडवांस पढ़ा है, लेकिन अब क्वेश्चंस का भी तरीका आपको दिखेगा डिफरेंट। डोंट थिंक ऑफ मार्क्स एंड कट ऑफ नाउ, बेस्ट टाइम टेबल इज नो टाइम वेस्ट। अब कई बच्चे कहेंगे सर मेरे को टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, है ना, तो आपका जो टाइम टेबल है वो सीधी बात ये है, जिस बच्चे ने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया उसका कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्शन हो जाएगा, वो आईटी में चला जाएगा, बॉम्बे सीएस, कुछ नहीं भाई, ना जॉब ना कुछ, आप अपने को एक अच्छे लेवल पर पाएंगे, बस इतनी सी बात है। अगर आपने समय बर्बाद नहीं किया, और कोई बेस्ट टाइम टेबल होता ही नहीं है, 30 मिनट ये पढ़ो, 40 मिनट ये पढ़ो, ये कुछ नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, आप ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, आप अगर 5 घंटे में वो चीज पढ़ पा रहे हो जो 12 घंटे की है, तो आप क्यों पढ़ोगे भाई 12 घंटे? आप खेलो, आप रेस्ट करो, आप अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस समय वेस्ट नहीं करना है। अब ये बात जो मैंने बोल दी है सर, ये लाइन तो एक बहुत सिंपल सी लाइन है, लेकिन सर समय तो वेस्ट होता ही है, तो मिनिमाइज करने का एटीट्यूड आपको रखना है। आपको कॉन्शियसली अपने आप को रोकना पड़ेगा कि यार मैं इधर जा रहा हूं, दोस्तों से गपिया रहा हूं। और देखो तुम्हारे अंदर ये चीज को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फैमिली फंक्शन होता है ना, तो तुम कहते हो कि सर मेरे को ना घर वाले शादी में ले जा रहे हैं, मेरा समय बर्बाद होगा, और उसकी जगह तुम अपना वैसे कितना समय बर्बाद कर देते हो। सोशल गैदरिंग आपका समय खराब नहीं करती, आपको एक, हो सकता है आपको एक ब्रेक देती है, ठीक है, आपको हो सकता है किसी और चीज से भी आते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि यार मेरे घर वालों ने तो ये बोल दिया इसकी वजह से मेरा समय खराब हो गया, नहीं भाई, वो आपकी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो आपको लेके चलनी है। आप एक आइसोलेटेड इंसान नहीं हो, आपको खुद पता है कि आपकी जो टाइम वेस्ट करने का तरीका है वो क्या है। आप या तो कुछ फालतू चीजों में इंगेज है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसकी वजह से आपका सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, आप वहां से कुछ सीख नहीं रहे,
ठीक है, या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, बस आप कर रहे हो कि मेरे को तो ऐसी तैयारी करनी चाहिए और आप उसको करे जा रहे हो, आपने कहीं से वैलिडेट नहीं करा कि यार उससे मेरे को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, आपने कभी वो चीज नहीं करी, तो वो टाइम वेस्ट ही कहलाएगा। ठीक है, कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। अब ये समय है, सारे बच्चे अपने अपने नेगेटिव मार्किंग बताएं। सारे बच्चे जरा अपने नेगेटिव मार्किंग बताएं और वो 4 मार्क इंक्लूड करके बताएं। ये नहीं कि सर मेरे -1 हुए, एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक क्वेश्चन गलत हुआ -5, ये -5 आपको मिल सकते थे ना 4 मार्क। आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको इंफॉर्मेशन थी, आपने कुछ गलतियां करी तो वो 4 मार्क के साथ 1 मार्क गवाया है ना। तो वैसे करके जरा बताना मेरे को। 1 मार्क नेगेटिव नहीं भाई, वो 4 मार्क आप ही के थे, आपने समय दिया है, आपने उसके बारे में पढ़ा था। अगर आप तुक्का नहीं मार रहे हैं तो आपका वो मार्क्स आपके टोटल में जुड़ने वाला था भाई, वो आपने गवाया है। आ रहे हैं मार्क्स। अब ये वाले मार्क्स ऑल्दो इट्स वेरी टफ कि आप यही पूरा जोड़ पाए सेकेंड अटेम्प्ट में, लेकिन अगर आप इसके 50% भी जोड़ पाए, समझना इस बात को, बहुत कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है जब आपको कोई चीज आती हो, ठीक है, तभी आप कुछ गलत करते हैं, है ना। नहीं आती होगी तो आप गलत नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक सवाल दे दूं और मैं कहूं भाई इसको सॉल्व कर दो, आप नहीं गलत कर पाओगे, उसको आता ही नहीं आपको। अगर मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम का एक सवाल दे दूं तो हो सकता है आपकी गलती हो जाए, क्यों? क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी और ढंग से नहीं पढ़ी तो गलत हुई, समझ रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी कौन करा रहा है, पहले तो उसको आप एनालाइज करिए। नेगेटिव मार्किंग किस फ्रंट पर हो रही है उसको आप एनालाइज करिए, और क्या क्या चीजें जो आपकी स्पीड और उसको मेंटेन करेगी उसके बारे में भी है। ये मार्क्स जरा आप अपने प्रेजेंट स्कोर में जोड़ के देख लीजिए, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन आती है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन आ जाती है और उससे ना आपको एक एटीट्यूड लाइफ की तरफ पॉजिटिव हो जाता है। वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 50% आपको टारगेट लेना है कि मेरी जो गलतियां हैं, भले ही वो कैलकुलेशन एरर हो, भले ही वो रीडिंग एरर हो, भले ही वो कंसेप्चुअल एरर हो, या भले ही वो आंसर मार्क करने का एरर हो, ये 3-4 फ्रंट पे जहां गलतियां हो रही हैं मैं उसको एनालाइज करूंगा, मेरे को पता होनी चाहिए कि ये गलतियां हुई और उसको मैं सुधारूंगा। स्टार्ट रीडिंग हैबिट। सर रीडिंग हैबिट कहां से आ गई? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। रीडिंग हैबिट इज फॉर योर स्पीड। जब आप अपने टाइम में न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, सॉलिड न्यूज़पेपर, मोबाइल वाला छोड़ के एक सॉलिड न्यूज़पेपर लगा लीजिए, या आपको जो भी चीज मन करती है सॉलिड पेपर में नॉवेल्स पढ़ना है, प्लीज पढ़िए। ये आपकी जो वोकैबुलरी है वो तो इंक्रीज करती है और स्पीड भी इंक्रीज करती है। जब आप पढ़ते हैं, कई बार आप में से कई क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा सर मैं भूल गया, अब आपको एडवांस की तैयारी करनी है, वहां पे पैसेज होंगे भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, और आपके अंदर वो टेम्परामेंट होना चाहिए, इतना बड़ा क्वेश्चन रीड करा तो दिमाग में टिका वो क्वेश्चन, ये नहीं रीड करते करते नीचे आ गए फिर ऊपर जा रहे हैं, यार पहले क्या बोला था, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन से कैसे रिलेट। आपकी लिंकिंग कैपेबिलिटी ये रीडिंग हैबिट से आएगी, तो प्लीज आप रीडिंग हैबिट बनाइए, ये दिस विल हेल्प यू इंक्रीज इन फोकस, ये आपको फोकस इंक्रीज करवाएगा। प्लीज एनालाइज द एरर, डू बेसिक मैथ्स। मैं अपनी कमियां बता रहा हूं जिसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी, मेरे को टेबल्स याद नहीं थे, डिवीजन क्रॉस मल्टीप्लाई में मैं गलती करता था, ब्रैकेट ओपन में मैं गलती करता हूं, और ये बहुत छोटी छोटी चीजें लिखी हैं। जितने भी आपके नेगेटिव एरर्स होंगे प्लीज थम्स अप करना, कहीं ना कहीं यहीं से आते हैं मेजॉरिटी पोर्शन। क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया तो अलग बात है, आंसर गलत ही मार्क कर दिया तो वो अलग बात है, रेसिप्रोकल नहीं लिया, लॉग की वैल्यू कुछ और ले ली, स्क्वायर क्यूब्स याद नहीं है तो आप कर रहे हो, आपको समय लग रहा है, ठीक है, क्यूब रूट याद नहीं, स्क्वायर रूट याद नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपनिंग, ये सारी चीजें ही आपका समय और आपकी एनर्जी वेस्ट करती है। तो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं ना कि यार आपने लॉग वैल्यूज कुछ याद कर ली, डेडिकेटेडली याद कर ली, स्क्वायर रूट्स याद कर लिए, क्यूब रूट्स याद कर लिए, स्क्वायर्स याद कर लिए, क्योंकि ये जरूरत पड़ती है, ये जरूरत पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट टेबल्स आपने याद कर लिए कि आपको पता लग जाएगा यार ये रेशो आ रहा है, ये नहीं कि डिवाइड करने बैठा अंदाजा ये रेशो यहां तक आएगा, कौन सा ऑप्शन है एलिमिनेट कर पाओ। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है भाई, और ये मेरे कॉन्फिडेंस को बाद में बहुत बूस्ट किया जब मैंने इन सारी चीजों पर काम किया। ये बहुत बेसिक सी चीजें, लेकिन यस इट इज मस्ट। डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ विद लॉट ऑफ वर्क। अब बच्चे क्या करेंगे ना, अपनी कमियां को छुपाने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देंगे, या फिर बहुत ज्यादा पाइल्ड अप वर्क बना लेंगे, मैं सुबह से ये करूंगा, शाम को ये करूंगा, रात को ये करूंगा। नहीं करना है ऐसे। आपसे जो गलतियां उसको एनालाइज करिए, उस पर मेहनत करिए, और जितना टाइम एक सब्जेक्ट रिक्वायर करता है उसको उतना ही दे दीजिए, दैट्स इट।
नो टाइम वेस्ट, बस, और सो जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में मैक्सिमम आउटपुट आता है और जिनका आया है वही फॉलो करके आया है, ठीक है। स्टडी रेलिवेंट, यहां पर जो कहानी अगली स्टार्ट होती है दैट इज इररेलेवेंसी की, ठीक है। जब एक बार फेलियर होता है ना तो रास्ते कई बार बच्चों को समझ नहीं आते। अब क्या होता है, कुछ भी मोटिव, ये किताब भाई मार्केट में बहुत फेमस है, इसको मैं फॉलो करूंगा, इसको लगाऊंगा, भाई उस किताब में, मैं किसी किताब को डिमीन करने के इंटेंट से नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे पास बच्चे के लिए 60 दिन का समय है, आप फिजिक्स में किताब उठा रहे हो, केमिस्ट्री में और एक मैथ्स में, एक किताब में भाई 1000 से ऊपर सवाल है, उसमें से कई सवाल हो सकता है उस टाइप के ना हो जो जेईई मेंस में आ रहे हो, आप अपनी एनर्जी वहां लगाओगे, फिर कहोगे यार मैंने जो स्टार्ट किया था वो मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर डिमोटिवेट हो गए, नहीं करना है। आपको जो मार्क्स इंक्रीज कराने के लिए जो सवाल हैं वो आपको करने हैं। एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैलकुलेशन एरर्स की बात नहीं कह रहा हूं, ये एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अब जिन बच्चे में कॉमन सेंस है ना, ठीक है, कोई किताब नहीं, मैं अभी देखो लिख के लाया हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा बुक्स फॉर रेफरेंस, मैं सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, कोई अभी करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको नॉलेज के लिए करना कर लो, आपको 11वीं में करनी चाहिए थी, ठीक है, 11वीं में करनी चाहिए थी, अभी के लिए समय क्या बता रहा है मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। रेस्ट मेरा प्लान जो मैं आपको बता रहा हूं वो जरूरी नहीं है आपको मेरे को फॉलो करना है, अगर आपकी क्षमता है उस चीज को फॉलो करने करना, अदरवाइज आपको लगता है एक बुक आपको बेनिफिट देगी, डेफिनेटली करिए। मैं किसी को भी नीचे नहीं कह रहा हूं कि यार ये किताब करना सही नहीं है या इस समय किताब नहीं लगाई, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे पास भाई साहब अभी यहां लाखों बच्चे कनेक्टेड है, किसके लिए कौन सा फॉर्मूला काम कर जाए आई कैन नॉट से दैट ना। तो आपको अगर लगता है बेस्ट, पढ़िए जरूर, बस आपको लगता है बेस्ट तो डेफिनेटली उसको करिए, ठीक है। एक चीज मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा, ठीक है, कि पूरी जर्नी में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना। पता क्या है, अभी भी फ्लो में कई बच्चे इस सवाल का जवाब दे देंगे लेकिन सोचेंगे नहीं, और जिसने सोच लिया उसको समझ आ जाएगा कि ये कहानी एक्चुअली में जब जर्नी स्टार्ट हुई थी वही की थी। जब जर्नी स्टार्ट हुई थी पूरी जर्नी में किस किस को दिक्कतें आई, जनवरी बिफोर, जनवरी की बात नहीं करूंगा क्योंकि जनवरी में एटीट्यूड अलग हो जाता है बच्चे का। जनवरी से पहले हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ अ टेस्ट, बेटा टेस्ट के लिए आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म दे रखा है, ठीक है, उसमें आप जाइए, आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, जिस सवाल को आप गलत कर रहे हैं उसी पर पहले करिए, ठीक है, जो नई चीज है उसको ट्राई मत करिए, जब आप अच्छे से ट्राई करके तभी एग्जाम में अटेम्प्ट करिए, यही एनालिसिस है, कोई नई चीज नहीं होती है। दिक्कतें आई, अब सारे बच्चे देखना उसमें कई सारी दिक्कतें हो सकती है। मेरा अब सवाल आपके सामने बहुत प्लेन है, बहुत ही प्लेन है, आपने आखिरी में उस दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए, मेरे वर्ड को सुनना, आखिरी में जनवरी महीने में उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए या डिस्कार्ड करने के लिए या उन पर मेहनत करने के लिए क्या आपने कोई एक नई चीज लगाई या बहुत बेसिक चीज लगाई कि यार मेरे को बैकलॉग हो रहा है तो उसको कवर करने के लिए सर क्या करना होता है, जैसे बच्चे बहुत पूछते हैं, उसको कवर कर रहा, अगर किसी बच्चे ने बैकलॉग अगर कवर करा तो उसको किस तरीके से करा, क्या उसमें बहुत कोई हाई रॉकेट साइंस लगाई या बेसिक तरीके से यार लेक्चर देखा क्वेश्चन करे ये हो गया। टेस्ट सर मार्क्स इंक्रीज कर नहीं कर रहे तो आपने क्या मतलब बहुत बेसिक चीज लगाई या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज लगाई, बेसिक चीज लगाई, नथिंग न्यू। अब बच्चे पूरे साल भर टीचर का दिमाग खराब करते हैं, सर कुछ नया बता दो, अरे कुछ नया नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, दिस इज ऑल इनसाइड यू, आपको सब पता है, और आखिरी मोमेंट में जब अगर आप कर सकते थे तो आपने पूरे साल क्यों नहीं करा, यह सवाल अब खड़ा हो जाता है। मैं अब आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि जो चीज आपने आखिरी मोमेंट पे दिन रात बराबर करके पढ़ाई करी वो आपके अंदर था ना, और जब था तो पूरे साल जब हम बोल रहे थे कि बेटा ये बस कंटिन्यू करके रखो तो आपने क्यों नहीं करी। एक्चुअली में मेरे को यही दिक्कत आती जब बच्चे ये सवाल पूछते थे ना, आप कहते सर इरिटेट मत हुआ करो ऐसे, मेरे को एक प्रॉब्लम है क्योंकि आखिरी में आप भी करोगे और बिना किसी के बोले कर दोगे, लेकिन बात है कि जब ये कोई नई चीज नहीं है तो उसको आप पहले से क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, बहुत बेसिक तरीका है, मैं हमेशा कहता हूं जेई तक पहुंचने का तरीका जो भी है वो कठिन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई में कोई नई चीजें नहीं करनी है आपको। जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट थी इस पेपर के लिए वो आपके अंदर थी, आपने कभी एनालाइज ही नहीं करा, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं यार, मुझे बस सीरियसनेस दिखानी है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है, जो टीचर बोल रहा है उतना पढ़ लेना है और जितनी मेरी क्षमता उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, टेस्ट की एनालिसिस करनी है, जो सवाल गलत हो गए उन पर 10 सवाल और लगाने और अगला टेस्ट के लिए तैयारी करना है। इससे अलावा कोई और स्ट्रेटेजी हो तो बता दो, नहीं है।
और यहां के बाद भी मैं 10 चीजें बोलूंगा, तो क्योंकि क्या होता है कई बच्चों को अलग अलग तरीके से समझ आता है, बोलना हमें वही होता है लेकिन वर्ड्स घुमाने पड़ते हैं। मैं आप सभी लोगों से बस एक बात बोल रहा हूं, आखिरी में आकर आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं करी, कोई भी ऐसी नई चीज नहीं थी जो आप पहले नहीं कर सकते थे, सारी चीजें वही थी। तो क्यों ना आप पहले वाले दिन से ही वही चीज करते। सर अब तो समय नहीं बचा, तो आज है, सेकेंड अटेम्प्ट का टारगेट है, लगा 60 दिन उस तरीके से, अपने आप तेरे को दिखेगा ना इंक्रीमेंट, अपने आप तेरे को दिखेगा इंक्रीमेंट। तो कोई भी ये व्हाट वेंट रॉन्ग ना, ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। अभी देखना, मैं लिटरली बता रहा हूं आपके अंदर एक हफ्ता, अभी एग्जाम गया तो अभी सीरियसनेस है, एक हफ्ता निकल जाएगा, आप में से कम 50% ऐसे बच्चे होंगे जिनकी कलम फिर नीचे बैठ जाएगी। सर अब मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, मैं ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, वो पढ़ूं या ये पढ़ूं, इसको फॉलो करूं उसको करूं, ये किताब वो किताब, लग जाएंगे इसमें फिर से। अरे भाई एग्जाम से पहले तो नहीं सोच रहा था ये चीज, एग्जाम से पहले तूने अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई, जो आता था वही पढ़ रहा था, करना वही एक तरीका है। ठीक है, तो अपने एटीट्यूड को संभालना है आप सभी लोगों को। ठीक है, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, यस, अभी भी 60 दिन भाई, 60 दिन। अब आप ये मानिए मैं क्यों कह रहा था जेईई मेंस 1 में अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए, क्योंकि जेईई मेंस 2 तभी आपके लिए आसान होगा क्योंकि आप रिवाइज करके बैठे हैं। अब क्वेश्चन लगाने का जब समय है ना, अब बच्चे कहेंगे सर थ्योरी पढ़ा दो थोड़ा सा, नहीं होगा, नहीं होगा।